तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी का जो सिलेबस होता है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका जो क्लास 12th की बायोलॉजी होती है उसमें एनसीईआरटी के हिसाब से आपके टोटल कितने चैप्टर होते हैं। तो क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी के जो चैप्टर होते हैं टोटल 16 चैप्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग उन सभी चैप्टर्स के नेम को देखेंगे, उसके बाद में फिर आपका एक एक करके सारे चैप्टर्स को हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि जो चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम से हटे हुए हैं इस बार उन चैप्टर्स को भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सारे चैप्टर्स यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे। जो चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हटे हुए हैं उसे आप लोग छोड़ सकते हैं, और यदि आप पढ़ना चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग बोर्ड के बाद किसी भी एग्जाम को देने जाओगे आप आगे, तो वहाँ पर सारे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी चैप्टर आपका हटा हुआ नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग सारे सारे चैप्टर पढ़ो, और यदि आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप लोग उतना ही पढ़ो जितना आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। यानी कि जो चैप्टर आपके हटे हुए हैं उनको आप मत पढ़ो, ठीक है। लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स कराए जाएंगे, ताकि आप लोग अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आपको पूरा पूरा कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका क्लास 12 बायोलॉजी होती है एनसीईआरटी के हिसाब में, उसमें टोटल जो 16 चैप्टर होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो इसमें जो आपका क्लास 12 बायोलॉजी होती है एनसीईआरटी में, जो आपका पहला चैप्टर होता है वो आपका हो जाता है जीवों में जनन। दूसरा चैप्टर इसमें होता है आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो इसे भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इस पर टिक मार सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका तीसरा चैप्टर होता है मानव जनन, ये भी महत्वपूर्ण होता है। और जो आपका चौथा चैप्टर होता है जनन स्वास्थ्य, ये चैप्टर जो आपका होता है ईजी होता है, और साथ ही में यहाँ से क्वेश्चन कई सारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए आपको ये चैप्टर भी अच्छे तरीके से समझना है। उसके बाद में फिर यदि हम लोग अगले चैप्टर की बात करें, यानी कि चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 है आपका वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। तो ये जो आपका चैप्टर होने वाला है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, चैप्टर नंबर 5, ये आपका क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद फिर जो आपका दूसरा चैप्टर होता है इसी यूनिट का, यानी कि सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर कौन सा होता है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत होता है, ठीक है। और उसी में दूसरा चैप्टर आपका होता है वंशागति का आणविक आधार। ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान से समझना है। और हो सकेगा तो इसका जो वीडियो होगा, इसका वीडियो हम लोग बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो चैप्टर होता है वो थोड़ा सा आपको कठिन भी लग सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसी में जो आपका अगला चैप्टर होता है सातवां चैप्टर, वो आपका होता है विकास। उसके बाद फिर आपका ये जो आपका चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये चैप्टर भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अगले चैप्टर की ओर बढ़ें तो हमारा जो अगला चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। और आपका जो अगला चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 10, वो आपका हो जाता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और साथ ही में ईजी चैप्टर होता है, स्कोरिंग चैप्टर होता है, ठीक है। इसलिए इसे भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा। आप यदि केवल नोट्स ही पढ़ते हैं तो भी आप लोग बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम में। अगले चैप्टर की बात करें तो इसमें आपका जो चैप्टर नंबर 11 है वो आपका हो जाता है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। यदि आप लोग चाहें तो इसे अपनी कॉपी में एक पेज पर नोट करके रख सकते हैं, और यदि आपके पास बुक वगैरह होगी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसमें आपका 12वां चैप्टर होता है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग, ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। और आपका इसमें 13वां चैप्टर होता है जीव और समष्टियाँ। इसमें आपका 14वां चैप्टर होता है पारितंत्र, और इसमें आपका जो 15वां चैप्टर होता है वो आपका हो जाता है जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है। ये भी चैप्टर आपका महत्वपूर्ण होता है, स्कोरिंग चैप्टर होता है, तो इसे भी आपको अच्छे से समझना है। लास्ट चैप्टर में हो जाता है पर्यावरण के मुद्दे। तो इस प्रकार से आपकी क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी में टोटल 16 चैप्टर्स होते हैं। उन 16 चैप्टर के 16 चैप्टर हम लोग करने वाले हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसी प्रकार के भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को जानने के लिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर होता है जीवों में जनन, सबसे पहले हम लोग इसी से स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं सभी का आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलें। यदि आप लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको बस डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। यदि आपको वहाँ पर कोई भी समस्या होती है तो आप लोग यहाँ से नंबर को देख सकते हैं। इस प्रकार से जो नंबर आपकी स्क्रीन पर देखने को आप लोग पा रहे होंगे, इसी पर आप लोग संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टॉपर बैच ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 12 बायोलॉजी के लिए, जिसमें आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाएगा। चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मात्र चार्ज 100 रुपीज़ है, जिसमें आपको क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और नंबर आपका क्या हो जाता है 9793440081। इसी नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। और आपका जो पहला चैप्टर होता है क्लास 12 बायोलॉजी का जीवों में जनन, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सारे चीज़ों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं, किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को करा जाएगा, ताकि अपने बोर्ड एग्जाम में आप लोग 90 से 95% आराम से स्कोर करो।
क्लास 12 की बायोलॉजी में यदि आपने सारे नोट्स को भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आप लोग डेफिनेटली 90 से 95% स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पेज को मैं यहाँ पर अब हटा देता हूँ और हम लोग जो आपका पहला चैप्टर होने वाला है जीवों में जनन, उसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर होता है आपका जीवों में जनन। तो ये चैप्टर आपका हो जाता है क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो आपका होता है कौन सा होता है, जीवों में जनन चैप्टर होता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर ये होता है, ये आपका स्टार्टिंग चैप्टर है और कई सारे बोर्ड में चैप्टर आपका हटा हुआ है, जैसे कि यूपी बोर्ड में चैप्टर आपका हटा हुआ है। तो यदि आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, ना चाहो तो ना पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप लोग आगे कोई भी परीक्षा देने जाएंगे तो आपको सारे चैप्टर देखने को मिलेंगे, सारे चैप्टर्स की आपकी पढ़ाई होगी, तभी आप लोग आगे की परीक्षाओं को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो कि आपका क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर होता है जीवों में जनन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका जो चैप्टर का नाम यहाँ पर दिया गया है, जीव क्या होता है और जनन क्या होता है। 2 पॉइंट आपको यहाँ पर समझने होंगे। तो जीव की यदि हम लोग बात करेंगे तो आप लोग को ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त चीज़ें जिनमें भी क्या होता है जीवन पाया जाता है, वो सभी कैसे हैं, वो जीव होते हैं। ठीक है, और वहीं पर यदि हम लोग जनन की बात करें तो आप लोग यहाँ पर बताओगे कि जब कोई, या कह सकते हैं कि जब कोई प्राणी या फिर कह सकते हैं जीव जंतु जब अपने ही समान नए संतान को उत्पन्न करता है, तो जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के तहत एक जीव दूसरे जीव को उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को ही हम लोग जनन कहते हैं। और ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, जो इसका नाम है जीवों में जनन। आप समझ गए होंगे कि जीव क्या होता है। तो जीव में आपके पेड़ पौधे भी आते हैं, जंतु भी आते हैं। यानी कि पेड़ पौधे का मतलब ये है, जैसे आम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, सारे क्या हो गए, पेड़ हैं। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें कि जैसे जंतु की बात कर ले तो कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, इसी प्रकार से सारे क्या हो गए, जीव के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि जिसमें भी जीवन पाया जाता है वो सभी जीव होते हैं, उसमें वो चाहे पेड़ पौधे हों चाहे आपके जंतु हों। ठीक है, और जनन भी आप लोग समझ गए होंगे कि अपने ही समान नए संतान को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही हम लोग जनन कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है जीवों में जनन, इसमें जो पहला टॉपिक आपका होने वाला है, ये टॉपिक आप लोग क्या होने वाला है ये आपको समझना है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो पहला टॉपिक होता है वो आपका होता है जीवन काल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पैन। अब ये जीवन काल को हम लोग जीवन अवधि भी कह सकते हैं, इसको मतलब कई नामों से जाना जाता है। यानी कि जीवन काल हो गया, जीवन अवधि हो गया, इंग्लिश में कहेंगे आप लोग लाइफ स्पैन, या फिर आप लोग लाइफ पीरियड भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि जीवन काल के कई सारे नाम होते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से, चाहे जीवन काल लिखा हो चाहे जीवन अवधि लिखा हो, आप एक ही चीज़ समझना है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो क्या होता है जीवन काल, क्या होता है कह सकते हैं लाइफ स्पैन, क्या होता है लाइफ पीरियड, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है किसी जीव का उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, उस जीव का जीवन काल या फिर कह सकते हैं जीवन अवधि कहलाता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी जीव है, उसका जो जन्म होता है, उसके जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, उसको ही उस जीव का जीवन काल या फिर जीवन अवधि कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जीव है, 2020 में वो पैदा होता है। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए कि 2020 में कोई जीव आपका पैदा होता है और 2023 में उसकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 2020 से लेकर के 2023 तक का जो समय होता है, वही उस जीव का क्या होता है, आपका जीवन काल होता है, या फिर हम लोग उसे जीवन अवधि और या फिर जीवन काल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन या फिर लाइफ पीरियड। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जीवन अवधि या जीवन काल क्या होता है। आप लोग बताओगे, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। किसी जीव का उसके जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, वही आपका जीवन अवधि होता है। यानी कि जब वो जन्म लेता है उसी समय से लेकर के जब उसकी मृत्यु होती है, उस समय तक का जो समय होता है, उसको ही हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और भी बता देता हूँ कि पृथ्वी पर बहुत प्रकार के, कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और सभी जीवों का जो जीवन काल होता है वो अलग अलग होता है, जैसा किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो आगे ये चीज़ यहाँ पर दी गई है कि प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। यानी कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और सभी जीवों का जो जीवन काल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य भी एक जीव है, और मनुष्य जो जीव है उसका जो जीवन काल है वो 70 से 75 वर्ष एवरेज माना जाता है। यानी कहने का मतलब ये, कोई कोई मनुष्य तो 70-75 वर्ष से ज़्यादा भी जीवित रह जाता है, कोई उससे जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो उसका एवरेज जीवन काल होता है वो 70 से 75 वर्ष माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग जीवों का जो जीवन काल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तक आपने अभी तक जीवन काल के बारे में कुछ बातें जानी हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ जंतुओं के और साथ ही में कुछ पेड़ पौधों के जीवन काल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिया गया, यहाँ पर दिया गया है कुछ जीवों के जीवन काल निम्नलिखित, यानी कि जीवों में आपके जंतु भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं। तो जंतु का जीवन काल हम लोग अलग लिख के लेकर के आए हैं, और जो आपका पेड़ पौधा होता है उसका जो जीवन काल है वो हम लोगों ने अलग अलग लिख दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ जंतुओं के जीवन काल के बारे में, उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कुछ पौधों के जीवन काल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जंतुओं के जीवन काल के बारे में देख लेते हैं।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मनुष्य के बारे में, तो मनुष्य का जीवन काल जो आपका होता है वो 70 से 75 वर्ष माना जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया था। आगे यदि हम बात करें हाथी की, तो हाथी भी एक कह सकते हैं जंतु है जिसका जीवन काल 65 से 70 वर्ष माना जाता है। उसी प्रकार से जो आपका कुत्ता होता है वह भी एक जंतु है, उसका जीवन काल 20 से 25 वर्ष माना जाता है। उसी प्रकार से तितली का जीवन काल 1 से 2 वर्ष माना जाता है। गाय का जीवन काल 20 से 25 वर्ष माना जाता है। घोड़ा का जीवन काल 50 से 60 वर्ष माना जाता है। कछुआ का जीवन काल 100 से 150 वर्ष माना जाता है। कौवा का जीवन काल 15 वर्ष माना जाता है। यानी इसी प्रकार से ये जो जीव होते हैं, इस प्रकार से जो जीव यहाँ पर लिखे गए हैं, उन सभी का जीवन काल इसी प्रकार से आपका होता है। इसी समय अंतराल के बीच में उनकी मृत्यु होती है, यानी कि 65 से 70 वर्ष के बीच में हाथी की मृत्यु होती है। कुत्ता का जो मृत्यु होती है वो 20 से 25 वर्ष के बीच में होती है, एवरेज अगर हम लोग बात करें। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल्दी मर जाते हैं, कुछ इससे ज़्यादा समय तक जीवित रह जाते हैं। उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम एवरेज जीवन काल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग जंतुओं के जीवन काल के बारे में समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग कुछ पौधों की जीवन काल के बारे में समझेंगे। ये चीज़ें केवल आपको एग्जाम्पल के रूप में समझने के लिए हैं, इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में हैं, तो मैंने सोचा ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग को ये अच्छे तरीके से पता रहे। ठीक है। अब वहीं पे यदि हम लोग बात करें गुलाब के जीवन काल के बारे में, तो गुलाब एक पौधा है जिसका जीवन काल 5 से 7 वर्ष होता है। केले का जीवन काल 25 वर्ष तक होता है। धान का जीवन काल 3 से 4 महीना होता है। बरगद का जीवन काल 200 वर्ष होता है। पीपल का जीवन काल 1500 वर्ष होता है। आम का जीवन काल 100 वर्ष और जामुन का जीवन काल 60 वर्ष होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोगों ने कुछ जंतुओं के जीवन काल के बारे में समझा, उसके बाद में फिर हम लोगों ने कुछ पौधों के जीवन काल के बारे में भी समझ लिया। तो इस प्रकार से जो आपका जीवन काल या कह सकते हैं जीवन अवधि का जो टॉपिक होता है, इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होने वाला है। तो इतना अपनी कॉपी में आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो अब हम लोग इस पेज को हटाते हैं और नेक्स्ट पेज को लेकर के आते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका हो जाता है जनन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है जनन द्वारा कोई जीवधारी। अब जीवधारी की जहाँ पर बात होगी उसमें पेड़ पौधे भी आएंगे, जंतु भी आएंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। तो जनन द्वारा कोई जीवधारी अपने ही सदस्य किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपने ही जैसा, सदस्य का मतलब होता है कि अपने ही समान, अपने ही जैसा किसी दूसरे जीव को जन्म दे करके अपनी जाति की वृद्धि करता है। यानी कि जब वो क्या करेगा, दूसरे जीव को जन्म देगा तो उसकी जाति की वृद्धि होगी। और जिस प्रक्रिया के वह जीवधारी किसी अन्य जीव को जन्म देगा उस प्रक्रिया को ही हम लोग जनन कहते हैं। ठीक है। तो जनन को हम लोग किन्हीं और भी जो परिभाषा है उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर टफ लगता है तो इसे आप लोग बहुत ही आसान भाषा में तैयार कर सकते हैं इस प्रकार से कि जनन का अर्थ है अपने समान संतान उत्पन्न करना। ठीक है। यानी जनन का अर्थ क्या होता है कि अपने समान, यानी कि जैसे मान लीजिए मनुष्य है तो मनुष्य के समान ही तो संतान उत्पन्न करेगा। तो उसका कहने का मतलब यही है कि जनन का अर्थ यही है कि अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ तक जनन के बारे में आप लोगों ने समझ लिया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जनन। अभी हम लोग जनन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम लोग जनन के बारे में समझ चुके हैं। अब हम लोग जनन के उद्देश्य समझ लेते हैं कि जनन का उद्देश्य क्या होता है, आखिर क्यों हम लोग जनन करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसको करने का क्या रीजन होता है, उससे हम लोग समझते हैं। यानी कि इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इसके, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी क्या होता है जनन का कारण, क्या होता है जनन हम लोग क्यों करते हैं और जनन करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जनन जीवों की एक प्रमुख जैविक क्रिया है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो जनन होता है वो जीवों की एक प्रमुख जैविक क्रिया है और जनन के द्वारा ही कह सकते हैं जीव अपनी कह सकते हैं जाति को इस पृथ्वी पर बनाए रखता है। ठीक है। जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। उद्देश्य में क्या क्या देखेंगे। पहला उद्देश्य आप लोग बताओगे कि जनन के माध्यम से ही जाति की निरंतरता सदैव बनी रहती है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है। क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि जनन के माध्यम से ही जाति की निरंतरता सदैव बनी रहती है। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी पर 2 हाथी हैं। ठीक है। तो अब मान लीजिए हाथी जनन नहीं करेंगे तो एक समय के बाद यानी कि 65 से 70 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद फिर उनका अस्तित्व जो होगा पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब वो जनन करते हैं तो उससे क्या होता है, एक नया हाथी पैदा होता है जिसकी वजह से
वो पृथ्वी पर से अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो भी उनका अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहता है, क्योंकि वो लगातार जनन करते रहते हैं और नए नए जीव पृथ्वी पर आते रहते हैं। हाथी के नए नए जीव आते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो अस्तित्व है पृथ्वी पर बना रहता है। और जब वो जनन करना बंद कर देंगे तो उसी समय से लेकर के उनकी जो कह सकते हैं जाति की जो निरंतरता है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि पृथ्वी से वो विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि जो जीव जनन करना बंद कर देंगे वो पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो जीव होते हैं वो जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे कि उनकी संख्या में वृद्धि होती है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारे देश की बात कर लें। ठीक है, अब हमारा जो देश है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा ऊपर निकल चुका है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में रहती है। तो जनन के माध्यम से ही ये चीज़ें हो पाई हैं और ये चीज़ें कह सकते हैं कि अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं, यानी कि हद से ज़्यादा जनसंख्या जब हो जाती है तो भी हम लोगों को वो बहुत ज़्यादा दिक्कत ही देती है, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे दूसरा पॉइंट भी। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताओं से ही विकास होता है, यानी कि जब हम लोग जनन करते हैं उससे बहुत सारी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताओं से ही विकास होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, वो आपका हो जाता है कि जनन के द्वारा ही किसी जीव का मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी जीव है उसकी मृत्यु हो जाती है फिर भी वो पृथ्वी पर कैसे दिखाई दे रहा है, उसका मतलब यही है कि वो जनन कर रहा है, यानी कि जनन के माध्यम से वो नए संतान को उत्पन्न कर जा रहा है, उसका फिर उसकी मृत्यु हो रही है, फिर भी उसका जो जीव है वो पृथ्वी पर लगातार बना हुआ है, क्योंकि उसका जो मेन मकसद है वो जनन कर जाता है। इस वजह से उसका जो जाति है उसकी जाति का अस्तित्व जो है पृथ्वी पर लगातार बना रहता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल से लगातार जुड़े रहिए। इसी प्रकार के भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए अब लगातार आपको वीडियोस यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।